तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार आप लोग आ जाइए। बहुत बढ़िया। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे स्वाति। चलो आ जाओ, बहुत बातें हो गई, वापस आते हैं। बात करते हैं शिक्षण की। टीचिंग क्या है और ट्राइपोलर प्रोसेस है, उसकी भी बात करेंगे। व्हाट इज टीचिंग? आप बताइए, क्या समझेंगे आप टीचिंग से? अगर आपको आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो शिक्षण की प्रक्रिया को, तो आप कैसे करेंगे? वैसे तो इसकी बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट बिल्कुल अगर हम इजी वे में समझना चाहें तो व्हाट इज टीचिंग एज पर योर थॉट। बताइए एक बार, कौन सा बिस्किट खा रहे हैं? पता नहीं यार कौन सा था, कुछ होगा मैरीगोल्ड वगैरह। बताइए एक बार। हाँ, अलग अलग कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। टीचिंग हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि एक ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी बच्चे में या व्यक्ति में ज्ञान का स्थानांतरण या प्रवाह होना। हालांकि साथ में भी नॉलेज को बिल्ड किया जा सकता है, बट ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो चली आ रही है कि एक व्यक्ति जो ज्यादा जानता है, जिसका अनुभव एक बच्चे से ज्यादा है, ऑब्वियसली बच्चे के अनुभव से ज्यादा है, तो ये जो स्थानांतरण है या फिर कह लीजिए ये जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, ये ज्यादा जानने योग्य वाले जो व्यक्ति है, जो ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, उससे कम अनुभवी बच्चे में या व्यक्ति में ये चीज प्रवाहित होगी। इसके लिए हम कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सके टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच। इसके लिए हम कुछ मीडियम्स का, कुछ माध्यमों का प्रयोग करते हैं। उन माध्यमों को ही हम क्या कह रहे हैं? शिक्षण सूत्र कह रहे हैं। कई बार हम कुछ सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब की बात करने वाले हैं, है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का हम कुछ इस्तेमाल करते हैं ताकि ये प्रक्रिया जो है ज्यादा प्रभावी बन सके, बच्चा जो सीखे वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके, उसके पूरी लाइफ में वो काम आ सके, जीवन से जोड़ सके, अर्थ निर्माण कर सके आप। ये टीचिंग की प्रोसेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस भर दिया ज्ञान। ये ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के जीवन से जुड़ पाए और वो आगे तक उसको यूज कर पाए रियल लाइफ में। इसके लिए हम कुछ सूत्र, पूरे कह सकते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ मैग्जिम्स हैं कि अगर इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो टीचिंग बेहतर बन जाएगी। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं या कोई पिक्चर देखेंगे या बाकी चार्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं क्लास में। ये सब क्या है? ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं। इनसे आपकी जो टीचिंग की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग की, वो बेहतर होती है, फैसिलिटेट करते हैं ये टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को। अब टीचिंग की अगर हम बात करें, शुरुआत में एडम ने कहा कि ये टू पोलर प्रोसेस है, यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया कैसी? दो ध्रुव है, इसके दो पोल्स हैं। एक पोल है जिसको टीचर कह रहे हैं, एजुकेटर और एडुकेंड भी कहा गया, यानी शिक्षक, और दूसरा पोल है जिसको विद्यार्थी या स्टूडेंट कह रहे हैं। तो ये बात किसने की? एडम ने की। उनकी इवोल्यूशन करके एक बुक थी, एडम्स ने की। लेकिन जो हम आज के टाइम पे चीजें फॉलो करते हैं, अप्रोच फॉलो करते हैं टीचिंग को, हम एक ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। ट्राइपोलर मतलब जिसमें तीन ध्रुव हैं, एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये बात किसने कही? शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। जॉन डुई ने इस बात को कहा, और ये आपका सीटेट में पूछा भी हुआ है, वैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम याद रखेंगे। जॉन डीवी लिख देते हैं हम हिंदी में, ठीक। ये वही व्यक्ति हैं जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं। इन्होंने कहा तीन आयाम हैं, थ्री पोल्स हैं, तीन सिरे हैं शिक्षण की प्रक्रिया में। सिर्फ दो नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट, एनवायरमेंट भी प्रभावित करेगा, करिकुलम भी प्रभावित करेगा, जो कंटेंट है वो प्रभावित करेगा, सिलेबस या जो भी आप कहना चाहें। तो मतलब एक पोल हो गया, एक ध्रुव हो गया टीचर, जिसको हम अध्यापक कह रहे हैं, ठीक। दूसरा पोल हुआ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी, छात्र कह सकते हैं हम। तीसरा पोल है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंटेंट यानी विषय वस्तु कह लीजिए, आप इसको करिकुलम में कह लीजिए जिसमें सारी एक्टिविटीज प्लान्ड हैं, आप इसको एनवायरनमेंट कह लीजिए, जो आपका मन करे। यानी ये बाकी फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये तीन सिरे हैं किसके? शिक्षण के। क्लियर हो गई बात यहां तक की? यहां तक की बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगी। जॉन डुई ने, एडम्स ने बात की कि
द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ है शिक्षक, दूसरी तरफ है विद्यार्थी। लेकिन जॉन डुई ने कहा कि भाई इन दोनों को प्रभावित करने वाला एक तीसरा भी कारक है, जिसको आप करिकुलम कह रहे हैं, एनवायरमेंट कह रहे हैं, सिलेबस कह रहे हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो टीचर, छात्र यानी स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरमेंट, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और तब जाकर के एक क्या चीज बनकर के आती है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से कंटिन्यू हो पाती है। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब हम कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये चैप्टर्स अच्छे हैं तो इनको समझिएगा, चीजें अगर समझेंगे तो वो काम आएंगी जरूर, क्योंकि सीखा हुआ तो खराब नहीं जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं कुछ, हम आज सिद्धांत और सूत्रों की बात करेंगे। ये छोटी सी बात हमने शिक्षण के बारे में की। सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कह सकते हैं हम। देख लेते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, आपकी पेडागोजी कहां सबकॉन्शियस लेवल पे बेहतर होती चली जाएगी। क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चीजों से बेहतर होते हैं, वो रटने से कभी बेहतर नहीं होते, है ना। वो जो डिस्कशन है आपका क्लासरूम में उससे बेहतर होते हैं। ठीक है, हाँ मैं नाम नहीं लूंगी ये वाले सेशंस में, समझिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रैक्टिस का टाइम नहीं है ना, ये सीखने का टाइम है। अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो वहां नाम वगैरह चलता है, बट चैप्टर समझ रहे हैं तो पहले समझ बनानी जरूरी है। अब इसमें कुछ सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी एक्टिविटी करके सीखोगे, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, फिर फोर्थ है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, फिफ्थ है व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्वाभाविकता का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 प्रिंसिपल्स तो एटलीस्ट हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर बन सके। होने को बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, बट जो मेन प्राइमरी हैं हमने उनको लिया है जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा आपका शिक्षण। एक एक करके समझते हैं, फिर सूत्र पे आएंगे। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिंपल मतलब है कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग हो, करके सीखे। बच्चे को मौका मिले करके सीखने का। जो बात आपने सुन ली, जो बात आपने देख ली, आपको याद रहेगी, लेकिन जो काम आपने कर लिया, जिस एक्टिविटी को आपने किया, उसको आप नहीं भूल सकते, परमानेंट हो जाएगी वो चीज। तो बच्चा अगर करके सीखेगा, उसको अन्वेषण करने का, खोज करने का या अपनी नॉलेज को बिल्ड करने का। बिल्ड कैसे होगी नॉलेज? अब करके सीखने में कई चीजें आ जाती हैं। बच्चा अवलोकन करेगा, अवलोकन का मतलब है ऑब्जर्व करेगा, अपने आसपास के एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आएगी, यानी समस्या समाधान की एक क्षमता बच्चे के अंदर विकसित होगी। समस्या समाधान करना सीखेगा और कई एंगल्स से देखना सीखेगा एक सिचुएशन को, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन डेवलप होगा बच्चे में। आलोचनात्मक चिंतन डेवलप होगा। ठीक है, बात यहां तक की? कोई समस्या नहीं होगी? हो तो बता दीजिए। बिल्कुल भाई, ऑब्जर्वेशन तो सारी जड़ है ना। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को, आप ऑब्जर्व करने का, अवलोकन करने का मौका दे रहे हैं, कुछ प्रयोग करने का मौका दे रहे हैं, तो क्या होगा? फिर आप प्रॉब्लम उसके सामने रख रहे हैं और आपने उसको, जब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने जितना भी ऑब्जर्व किया हुआ होता है या जो भी आपके पुराने अनुभव होते हैं, जिस भी तरह से आप सारे एस्पेक्ट में उस प्रॉब्लम को देख पाते हैं, उन सब का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, करके सीखते हैं। ग्रुप्स का भी आप मौका देंगे, तो ये इस तरीके से जो ज्ञान होगा वो लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। जो लर्निंग है मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण बनेगा जो भी अधिगम होगा। आप इसको चाहें तो पीसीओ से याद रख सकते हैं। पीसीओ बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन। किससे? लर्निंग बाय डूइंग से डेवलप होगा, क्रियाशीलता के सिद्धांत से, एक्टिविटी के सिद्धांत से एक तरीके से डेवलप होगा। बात सही है यहां तक की? कोई समस्या नहीं? अवंतिका, आलोचनात्मक मतलब आप लॉजिकली अलग अलग एस्पेक्ट देख पाए उस चीज के, जस्ट एक्सेप्ट ना करें, उसको समझ पाए, क्रिटिकली एनालाइज कर पाए, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको भी देख पाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। इस बात से हम सभी अवगत हैं, आपको शायद इंटरेस्ट है, तभी हम लोग लगभग 3000 लोग अभी 11 मिनट के अंदर जुड़ गए हैं। मतलब रुचि का सिद्धांत, शायद मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि मैं थोड़ी बहुत रुचि आपके अंदर सीखने को लेकर के जागृत कर पाती हूं, है ना। तो रुचि का सिद्धांत यानी इंटरेस्ट क्रिएट करा पाए आप बच्चे का। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? कहानी, किस्से, कविता, कुछ कभी कभार हास्यप्रद बातें भी होती हैं, मजाक भी करते हैं हम लोग,
क्या होगा, उससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जब आपकी किसी चीज में रुचि होती है तो आप आगे उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि और क्या है इसमें, उसको लाइफ लॉन्ग बनाना चाहते हैं। वो चीज जमती है दिमाग में जाकर के, नई नई चीजें आपका सीखने का मन करता है। फिर तो रुचि का सिद्धांत मतलब बच्चे का आप इंटरेस्ट डेवलप करा सकें। चाहे फिर आप एग्जाम्पल्स, उदाहरण ऐसे दीजिए, चाहे फिर कुछ किस्से, कहानियां, अनुभव लेकर के आइए क्लासरूम में। देखो टीचर कोई ऐसी चीज नहीं है कि रोबोटिक हो कि बस काम की बातें बता दो, हमें डेफिनेशन बता दो, क्वेश्चन करा दो, आंसर बता दो। ये डिस्कशन या जुड़ने की, लाइफ से जुड़ रहे हैं ना हम, मैं और आप, तो यहां कई बार फालतू बातें भी होती हैं और होनी चाहिए। अगर कोई एग्जैक्ट बिल्कुल किताबी बात करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जुड़ नहीं पाएंगे, रुचि हमारी बन नहीं पाएगी। तो किस्से, कहानी, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। डिस्कशन करा सकते हो आप, बच्चों के जो भी टॉपिक हो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए उनको ला सकते हो। इससे क्या होगा, वो आगे खुद करके सीखने की उसके अंदर क्षमता और अच्छे से विकसित होगी। ठीक है बात? ये देखो आर.एस. भारवी कितने खुश हैं। ये वाला रुचि का सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोटिवेशन से होता क्या है? लोग कहते हैं मोटिवेशन बेकार की चीज है, खाना भी बेकार की चीज है, मत खाइए, है ना। तो मोटिवेशन से क्या होता है कि हमें एक दिशा मिलती है किसी चीज को शुरू करने की, किसी चीज को बनाए रखने की और किसी चीज के अंत तक पहुंचने की, है ना, किसी चीज को अचीव करने की। मतलब अगर आप अभिप्रेरित कर पाए, ये केंद्र में है अभिप्रेरणा सिखाने के, कि आप अभिप्रेरित कर पाए बच्चों को, उससे क्या होगा, जो अधिगम है वो दिशा निर्देशित बनेगा, दिशा निर्देशित बनेगा। एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस बन पाएगी कि आप उस गोल तक पहुंच पाए, बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद भी, बहुत सारी समस्याओं के बाद भी आप गिव अप नहीं करते। तो बच्चों को आपको मोटिवेटेड भी रखना है, चाहे वो आपके उदाहरण हो, चाहे वो फिर आपका एक्टिविटी हो, चाहे वो फिर कुछ और उनके जीवन से कुछ इंस्पिरेशन लेना हो। तो इससे क्या होगा, दिशा मिलेगी एक बच्चे को, वो उस चीज को करना चाहेगा। अगर आपको पता ही नहीं आप क्यों कर रहे हैं कुछ, तो करेंगे क्यों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो आपको अभिप्रेरित रखने का प्रयास करना है, बच्चों को मोटिवेटेड रखने का प्रयास करना है। इन सब चीजों से आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आप बेसिक्स जानते हैं टीचिंग के। आगे बढ़ेंगे, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ये बात तो कुछ नई बात तो है नहीं, एनसीएफ भी यही कह रहा है कि भाई कनेक्ट लर्निंग टू रियल लाइफ, या जो क्लासरूम लर्निंग है उसको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर दो आप। एनसीएफ भी तो यही कह रहा है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपका डॉक्यूमेंट है, वो यही तो बात कर रहा है कि जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, यानी कि लाइफ से कनेक्ट कर दो आप बच्चे की। कनेक्ट लर्निंग टू लाइफ इटसेल्फ, लाइफ से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। जो क्लासरूम में चीजें हैं वो जिंदगी से जुड़ पाए, यानी आप उदाहरण ऐसे देते हैं, आप एक्टिविटीज ऐसी कराते हैं, आप बच्चे को ग्रुप में सीखने का मौका देते हैं जिससे वो एक दूसरे से जुड़ पाए, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए। जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन क्या है। मैं और आप जब चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो दुनिया में जाकर के घुस करके पढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना। उसका मतलब क्या है कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जिंदगी में कहां काम आएगा ये। जब लाइफ से बच्चे की आप जोड़ेंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करेंगे जो उसने या तो लिए हैं या तो देखे हैं आसपास प्रत्यक्ष रूप से, तो बेहतर सीख पाएगा। तो आप लाइफ से कनेक्ट करें लर्निंग को, जीवन से जोड़ पाए, रियल लाइफ एग्जांपल्स यानी वास्तविक जीवन के उदाहरण दे पाए, रियल लाइफ एग्जांपल्स आप प्रस्तुत कर पाए यदि, तो इट वुड बी ग्रेट। ठीक है बात? ईवीएस में करा चुकी हूं कंप्लीट, रिवाइज करा दूंगी टाइम के साथ। जी शुभांगिनी, बहुत बढ़िया। मैंने मोनिका पढ़ाई कर लो, यारी दोस्ती कर लेना, कोई बात नहीं, बहुत समय मिलेगा। वैसे ये एरिक्सन कहते हैं कि आपकी यारी दोस्ती का समय, मतलब वो कहते नहीं है, उनकी थ्योरी से ये बात निकल के आती है कि आइडेंटिटी क्राइसिस और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन दोनों आगे पीछे ही हैं। और ये क्रिटिक भी है उनका कि आपको उसी समय पे यारी दोस्ती भी करनी है, आपका इमोशनल उतार चढ़ाव का साल टाइम भी है, पीरियड भी है, और आपके करियर का भी टाइम है। तो या तो बैलेंस कर लो या तो फिर किसी एक में डूब जाओ। तो मैं वो बूढ़े लोगों की तरह तो नहीं कहूंगी, बट फिर करेज रखिए बैलेंस करने का। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में। भाई सबकी रुचि अलग होगी, सबकी क्षमता अलग होगी, सबकी कार्यशैली अलग होगी, स्टाइल सीखने की, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप ध्यान में रख पाए, इस तरह के मेथड, इस तरह के एग्जांपल्स, इस तरह की एक्टिविटीज हो कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, एक व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार आप उसकी
जीवन से जोड़ पाए, या उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार आप काम करा पाए। ठीक, इंडिविजुअल्स हैं, 35 बच्चे हैं, 35 के 35 एक तरह से तो नहीं सीखेंगे, है ना। सिंपल बात। डूब जाओ, देखो कितने खुश हैं कई लोग तो। कहना आसान है, आंसू निकलते हैं, फिर रोते देखे हमने ऐसे लोग जो ये कहते हैं हम दोनों चीजें बैलेंस कर लेते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है, मतलब आप नेचुरल वे में सिखा पाओ, बच्चे को नेचुरल वे में सिखा पाओ। स्पेशली अगर मैं यहां भाषा के पक्ष में, भाषा से जुड़कर बात करूं, लैंग्वेज के टर्म में, तो हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो भाषाई कौशल हैं, बताओ कौन से हैं कौशल भाषाई, करो कमेंट। चार भाषाई कौशल हैं और हम स्वाभाविक रूप से उनको सीखें तो अच्छा होगा, एक सीक्वेंस में हम उनको सीखें नेचुरली तो अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। देखो लक्ष्मी नारायण को सब पता है, कह रहे हैं कईयों की लाइफ बर्बाद हो गई है जी। बिल्कुल सच है बात, उनको वैसे बर्बाद ही करनी थी फिर, क्योंकि अगर आप रो पीट भी लेंगे तो कब तक रोगे। अगर प्रायोरिटी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, करियर भी और दोस्ती यारी भी, तो फिर इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी ना दूसरी चीज को भी। खैर तभी, मतलब ये खैर ये अलग ज्ञान हो जाएगा, बट आई ऑलवेज से कि करेज है तब कुछ कीजिए, अदरवाइज तो रहने दीजिए, चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए, पता चले कहीं के भी ना रहे। तो हर किसी से नहीं संभलती चीजें। बहुत बढ़िया। सुबोक्ली कह रही है कल्पना, बिल्कुल सही बात है। अगर ढा को हटा दें यहां, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये स्वाभाविक सीक्वेंस में हो तो अच्छा है, यानी एक नेचुरल ऑर्डर में चलें तो अच्छा है। तो भाषा के जो कौशल है या सीखना है वो नेचुरल ऑर्डर में होना चाहिए। जबरदस्ती आप टेक्निकली रटवाइए मत, कुछ नेचुरली सिखाइए बच्चे की क्षमता और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत मतलब आपका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो, कक्षा का जो माहौल है, कि बच्चे को प्रजातांत्रिक मूल्य उसके अंदर विकसित हो, हर कोई अपनी बात को कह सके, सुन सके आप उसकी बात को, टॉलरेंस आपके अंदर आए, टॉलरेंट बन पाए बच्चा, मतलब सामने वाले की बात को सुन पाए, अपनी बात को कह पाए, स्वतंत्रता हो सबको अपनी बात कहने की, सबके भले के लिए सोच पाए। तो इस तरह के लोकतांत्रिक मूल्य डेवलप हो, स्वतंत्रता हो अपनी बात कहने की, शिक्षक भी सुने आपकी बात, ऐसा नहीं है डंडा लेकर के हाथ में बैठे हैं, आपके मन की होगी तो बहुत अच्छा, नहीं अगर आपके बिलीफ्स के ऑपोजिट अगर कोई बात कहेगा तो आप नहीं सुन पाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज भी हमारे अंदर होनी चाहिए, जो माहौल है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए क्लासरूम का, और ऐसे मूल्य ही हमारे लिए आगे जीवन तक के लिए विकसित हो क्लासरूम में, कि सब एक दूसरे की बात को सुन पाए, सम्मान कर पाए, अंतरों का जो हमारे अंदर विभेद है उनका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आ पाए। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार लोग हैं आप। ऐप नहीं चल रहा है अभी, उसको बंद किया हुआ है और वो बंद रहेगा पता नहीं कब तक, अगले 1 साल तो कम से कम। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत सिंपल है, रेपिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिपीट करा पाए आप, आवृत्ति करा पाए, अभ्यास हो पाए, मतलब समय समय पे आवृत्ति करने का मौका मिल रहे, तभी तो आप रिवाइज करते हैं 4 बार, आपसे क्वेश्चंस, आपके टेस्ट और सारी चीजें होती हैं। इससे क्या होता है, परमानेंट होती है लर्निंग, स्थायी बनती है, अधिगम जो है आपका वो स्थायी होगा आपके मस्तिष्क में। ठीक है बात, सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए एक एक बार में, कोई बहुत टेक्निकल चैप्टर नहीं है, ये आसान सा चैप्टर है। आगे बढ़ेंगे, अब शिक्षण सूत्र की बात कर लेते हैं। अब तक हमने सिद्धांत समझे जो प्रॉपर सब जगह पर चलते हैं, प्रिंसिपल्स हैं कुछ जिसकी वजह से आप टीचिंग लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। सूत्र है छोटा रूप, लेकिन ये भी प्रमाणित हैं, ये भी काम करते हैं, जैसे मैथ्स में फॉर्मुलेज हैं, है ना। तो इनसे भी आपकी ये छोटी छोटी अप्रोचेस हैं जिनसे चीजें बेहतर होंगी, टीचिंग लर्निंग बेहतर होगी। अगर मैं कुल मिलाकर के बात करूं तो कुछ शिक्षण सूत्र हैं हमारे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। 7 शिक्षण सूत्र हैं, 8 हमने अभी सिद्धांत किए हैं, ऐसे हैं तो बहुत सारे बट हम मेन कर रहे हैं। ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, सरल से जटिल, पूर्ण से अंश, विशिष्ट से सामान्य। अब इनको समझना पड़ेगा भाषा के परिपेक्ष में, यानी कॉन्टेक्स्ट में।
विशेषण से संश्लेषण या फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, हाँ, सिंपल टू हार्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। कौन कह रहा है ये? शिवांगी। दीपा पढ़ लो पढ़ लो, बहुत अच्छा लगा टॉपिक। सही है पूजा जी, अभी चल रहा है। इतना अच्छा सेशन को डिसलाइक कौन करता है? कोई बात नहीं अक्षय जी, ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब पर या दुनिया में, कितना भी अच्छा हो कुछ भी, कि जिसको नापसंद करने वाले लोग ना हो। क्या कर सकते हैं? इसी बात पे लाइक शेयर कर देना यार। 3100 लोग देख रहे हैं, 2400 लोगों ने लाइक किया है। एक क्वेश्चन बराबर रखा करो कम से कम, है। चलो आ जाओ। ज्ञात से अज्ञात यानी नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। इसका मतलब क्या है? जो बच्चा जानता है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, या जो आसान चीज है, उससे आप कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं। आपने रियल लाइफ में कोई कहानी कविता सुनाई, फिर आप नियम की ओर लेके जा रहे हैं उसे। मतलब जिस चीज से वो जुड़ पाए, जिस चीज को वो जानता है, उससे अज्ञात की ओर लेके जाइए, अननोन की ओर लेके जाइए। चाहे वो नियम हो सकते हैं, चाहे वो फिर धीरे धीरे आप देखते हैं क्लासेस वाइज भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कीजिए, पहले आसान चीजें फिर जटिल चीजें। इसको आप दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इवन इंडक्टिव मेथड से भी ये प्रभावित हो जाएगा, एग्जाम्पल टू रूल जाना कह सकते हो। तो ये एक सूत्र हुआ। आगे बढ़ेंगे। मूर्त से अमूर्त, मतलब जो जिन चीजों को बच्चा देख सके, टच कर सके, फील कर सके, उनको हम मूर्त कहेंगे। तो जिनको वो देख सकता है, जो उसके अनुभव में है ऑलरेडी, उनसे आप उस तरफ लेके जाते हो जो विचारों में है। तो अनुभव से विचारों में है, या तो कल्पना में है, या फिर कल्पना में है। कल्पना आपकी दोस्त या दुश्मन नहीं। कल्पना इज इमेजिनेशन, कि आप कुछ इमेजिन कर पाए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जिन चीजों को मान लीजिए मार्कर है, या सेब दिखा रहे हो, या कुछ प्लैनेट्स पढ़ा रहे हो, तो एक मॉडल दिखा दोगे, उसको टच करके वो देख पाएगा, अच्छा ये वाले ये सीक्वेंस है प्लैनेट्स का, ये ग्रह ऐसे होते हैं। तो वो मूर्त से अमूर्त की ओर, ताकि वो उस चीज को समझ पाए जो सामने नहीं है, लेकिन उससे जोड़ दिया आपने जो सामने है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। सरल से जटिल वही बात हो गई घुमा फिरा के, जो हमने अभी नोन टू अननोन में की थी। पहले आप आसान चीजें देते हो, फिर उनको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ाते जाते हो, और ये सिंपल बात है। पूर्ण से अंश की ओर। अब ये पूर्ण से अंश की ओर क्या है? होल टू पार्ट्स कह सकते हैं हम। होल टू पार्ट्स मतलब क्या हुआ इसका? भाई हम क्या करते हैं, जब कोई बड़ी सी कविता पढ़ाई या कविता पढ़ाई, हमने कोई पाठ पढ़ाया, तो उसका पूरा सारांश या जो भी मेन कंक्लूजन है वो पहले देंगे, फिर हिस्सों के बारे में बताएंगे। पढ़ लिया, अब एक मेन जो भी मकसद है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो होल टू पार्ट्स, इससे क्या होगा? एक समग्र सोच बनेगी, समग्र समझने की क्षमता विकसित होगी बच्चे के अंदर। ठीक है बात? ठीक है। राम राम सत्यम चौधरी, ग्रेट। समझने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी मौका मिलेगा आपको कमेंट करने का, अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं इनके बाद। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अब ये कैसे काम करेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, अभी उसी को समझना है। स्पेसिफिक टू जनरल कह सकते हो आप इसको। ठीक, ये सिंपल आगमन विधि का आपको यहां एग्जांपल मतलब यूज करना है, इंडक्टिव मेथड का। विशिष्ट क्या है? कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल। विशिष्ट आपका कोई दोस्त, कोई और व्यक्ति, माँ बाप आपके जो आपको बहुत प्रिय हैं, वो आपके लिए विशिष्ट है। लेकिन जब वो 100 लोगों में जाते हैं बाहर दुनिया में, तो वो जनरल है, मतलब वो सामान्य है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप लाइफ के लाइए जिससे बच्चा स्पेसिफिकली जुड़ पाए। संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो पहले आपने उदाहरण दे दिया कि राम शाम छोले भटूरे और दिल्ली और मुंबई और ये सब लिख दिया कि ये सब स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल हमेशा स्पेसिफिक होगा, रूल हमेशा जनरल होगा, सामान्य होगा, सभी के लिए एक जैसा। तो आप विशिष्ट से जोड़ते हैं जिनसे वो कनेक्ट कर पाए, और जनरल की ओर लेके जाते हैं जो सभी के लिए सामान्य हो। तो नियम से, उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण क्या हो गया मंशी? उदाहरण से नियम की ओर।
ठीक हो गई बात। एग्जाम्पल 2 रूल लेकर के जाएंगे हम, बात तो ठीक है। आगे आएंगे कौन, छोले भटूरे। देखो कितनी हंसी आ रही है मीता को, बोर हो चुकी हूं मैं, इतने छोले भटूरे खा लिए हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये बात तो हम कर चुके हैं यार, ये फिर से आ गया क्या। लास्ट है आज के लिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके बाद भी है, प्रत्यक्ष से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण यानी एनालिसिस से, एनालिसिस टू सिंथेसिस। हम हिंदी के टर्म में यहां बात कर रहे हैं, कई जगह पर उल्टी भी चीजें लागू हो सकती हैं। विश्लेषण यानी एनालिसिस, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। देखो हर एक टॉपिक को आप सेम सिद्धांत से नहीं पढ़ाओगे ना, अलग अलग सूत्र अलग अलग टॉपिक में काम आ सकता है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट में काम आ सकता है। एनालिसिस का मतलब, मान लीजिए आप संधि पढ़ा रहे हैं, संधि में ये चीज बहुत अच्छे से लगती है, इवन समास में वो समग्र वाला लग जाएगा। संधि में क्या होगा, आप विश्लेषण तोड़ करके, वर्ण विन्यास जिसको हम कह रहे हैं वो करके, और फिर आप पूरा कंप्लीट जोड़ करके, यानी संश्लेषण। देखो विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ करके एनालाइज करना पार्ट्स में, टुकड़ों में। और यहां होता है सिंथेसिस में होल बना करके क्रिएट करना, जो आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी में भी पढ़ते हैं, कैसे हम क्रिएट कर पा रहे हैं सब कुछ साथ में जोड़ के। तो संधि में जब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, वर्ण विन्यास कर रहे हैं, और बाद में कंप्लीट वर्ड को विद्या प्लस आल्य जो आप करते हैं, वो यहाँ एनालिसिस, और विद्या प्लस आल्य इज इक्वल टू विद्यालय कर दिया आपने, तो वो सिंथेसिस। तो कई बार हमें इससे, एनालिसिस से, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना होता है। ठीक हो गई बात यहां तक की। ज्यादा सीरियस लग रही हूं क्या मैं? बोलने में एनर्जी लगती है यार, आज थोड़ा धीरे बोल रही हूं, रुक रुक के, विराम देके अपने गले को। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का मतलब है जो डायरेक्ट आपके एक्सपीरियंस में है, जो डायरेक्ट बच्चे के एक्सपीरियंस में है, जिसको वो डायरेक्ट देख सकता है अपने आसपास, उससे इनडायरेक्ट की ओर आप लेकर के जाएंगे। कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए, सिंपल बात, थोड़ी बहुत बकवास है ना। हिंदी में इंग्लिश कौन है ये मैम? आप सार्कास्टिक हैं। सार्केज्म इज गुड, ह्यूमर इज गुड, हेल्थ के लिए अच्छा है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लें, हैं? सार्केज्म भी मत रहने दो, हैं? जीवित मत रहने दो। कोई शिक्षक या शिक्षिका बन जाए तो उसको बिल्कुल डेड सीरियस हो जाना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। देखो एक बार क्वेश्चन देख लो अब इसी बात पे। हाँ, मैं मिक्स करके इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि कई इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं जिनको हिंदी को एज इट इज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग, दोनों ही लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर में आप मार ना खाओ। बाकी ना तो आपको यहाँ अंग्रेज बनना है, ना आपको हिंदी विद ही बनना है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस जो एग्जाम का गोल है वो पूरा होना चाहिए। बाकी मैं दोनों में ही सक्षम हूं बात करने में। चलिए आंसर कर दो अब इसी बात पे, करो कमेंट दबा करके। आप लोगों का यार रिस्पांस बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया जी। शिवांगी, सुरेश, कल से ही स्टार्ट हुआ है ये आपका कोर्स पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का। यूट्यूब पर ही चलेगी ये सीरीज 9:30 बजे डेली। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? देखो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सिद्धांत डायरेक्टली ही पूछे जाए आपसे, इनडायरेक्टली भी काम करेंगे। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में, हमने शिक्षण और शिक्षक की बात की थी, आप क्या महसूस करते हैं? देखो एक तो आपको एनवायरमेंट ऐसा देना है बच्चे को जिसमें वो फल फूल सके। पहला ऑप्शन है समय सीमा के भीतर सिलेबस खत्म करा दें, समय सीमा के भीतर पाठ्यपुस्तक पूर्ण करना, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, या फिर बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। आंसर कीजिए। आई एम योर बिग फैन यार, हम सब सीख रहे हैं। बताइए। देखो अंक लाना, सिर्फ सिलेबस खत्म कर देना, ये सब बढ़िया चीजें नहीं है। बढ़िया क्या है? बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों, यानी जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं और डिफरेंट सिचुएशन में बच्चा प्रयोग करना सीख जाए लैंग्वेज को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, या फिर आपका कविता हो, नाटक हो, एकांकी हो, इन सबसे जुड़ पाए। अलग अलग जो पक्ष हैं, गद्य पद्य कविता कहानी, इन सबसे जुड़ पाए, ये बेहतर रहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अलग अलग पक्षों से जोड़ पाए आप भाषा के। ठीक, मेन उद्देश्य ये नहीं है कि सिलेबस खत्म हो जाए टाइम पे। अब मैं ये सोचूं कि नहीं इतने मिनट में ये खत्म कर देना है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है थोड़ा बहुत लचीलापन होना चाहिए, टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट बट फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि
किस चीज को एक्सेप्ट करे हिंदी भाषा शिक्षक यानी हिंदी लैंग्वेज टीचर? आंसर कीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं कमेंट की तरफ देखती हूँ तो चैट की स्पीड बढ़ जाती है। राघव सही कह रहे हो, चलो अब से देखना बंद। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं अपने आप, या फिर बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है कि गलतियां अगर आपने समझा दी, या फिर बच्चों को भाषा सीखना ही जरूरी नहीं है। फिर क्या मतलब तेल बांट रहे हैं आप भाषा शिक्षक बन के स्कूल में, अगर सीखना जरूरी नहीं है तो? बताओ एक बार, आंसर कीजिए। सिंपल बात है कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसी चीज है जिसको आप हटा नहीं सकते, नेचुरल है बच्चे का गलती करना। जो एरर्स हैं वो नेचुरल हैं, गलती करना ऐसी चीज है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसने सीखा हो और गलती ना की हो, है ना? तो गलतियां करना एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप हटा नहीं सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि गलतियों पर ध्यान ना देने से सुधर जाएंगी, या गलती समझा दोगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, या सिखाना जरूरी नहीं है। ये तो बेतुकी बातें हुई। आगे बढ़ेंगे। देखो, दो ही तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पेडागोजी में। या तो आप एलिमिनेट कर लो, अगर आप एलिमिनेट कर पाए बाकी के 3 नेगेटिव ऑप्शन हटा के, तब तो ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है पेडागोजी में कि चारों ऑप्शन सही होंगे, आपको पता नहीं लगेगा नेगेटिव कौन सा है, तो आपको फिर बेस्ट चूज करना है। तो ये 2 तरीके काम आएंगे। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, या फिर इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। आंसर कीजिए, बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए वो बता दो जरा। ठीक है उषा जी, देख लिया आपका कमेंट। सिंपल बात है, उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। यदि मैं यहां सही हिंदी या सही इंग्लिश ना बोलूं, मैं इंग्लिश को इंग्लिश बोलूं, भाषा को भाषा बोलूं, तो क्या होगा? प्रभाव आप पे भी कोई अच्छा नहीं पड़ेगा। हालांकि अब आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं कोई, लेकिन फिर भी वो चीज प्रभावित करेगी। तो कोशिश करनी चाहिए लैंग्वेज टीचर को स्पेशली, या सभी को मैं तो कहूंगी, कि अपनी भाषा पे हम काम कर सकें। ऐसा थोड़ी है कि आप दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिस पर क्षेत्रीय प्रभाव है। आप अगर ये कहें कि नहीं हम तो इस पर्टिकुलर स्टेट से हैं या इस पर्टिकुलर जगह से हैं, ये तो सही हिंदी और इंग्लिश तो वही बोलेंगे जिनको मौका मिला है शहरों का या इस तरीके का, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहाने ज्यादा बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप एफर्ट करेंगे तो लैंग्वेज पे काम किया जा सकता है, एटलीस्ट इतना किया जा सकता है कि आप नॉर्मली उसको यूज कर पाए। ठीक, तो उसकी भाषा प्रयोग जो है वो वातावरण, आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपके बात करने से, या आपकी भाषा से बच्चे प्रभावित होते हैं। शिक्षक से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, स्पेशली अगर आप प्राइमरी या एलिमेंट्री क्लासेस में जा रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। ठीक है बात? तो वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, दूसरों पर प्रभाव। आप हवाबाजी करने के लिए थोड़ी है दुनिया में, कुछ बेहतर एग्जाम्पल से लीड करने के लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, मतलब आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, तो इसके अनुसार कौन सी एक बात सही सटीक बनेगी? बताओ एक बार। हिंदी में भी इंग्लिश, हाँ ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो आसानी होती है इससे। आंसर करो एक बार। ओके, रुको, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। ग्रेट, वो मुझे याद आ गया, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। धन्यवाद कृपी। देखो मैं उस भाषा का इस्तेमाल करूंगी जिसमें आप समझ पाए, ज्यादातर लोगों को याद रह पाए चीजें। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखो एमसीक्यू आने हैं पेपर में, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाए तो कोई नहीं पूछेगा आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी कि हिंदी में की थी, या दोनों को मिलाकर के की थी। तो नंबर से मतलब है। यहाँ पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर अलग अलग क्वेश्चंस दे रहे हैं आप। देखो बहु विकल्प तो तैयार करना, एकमात्र आधार,
ओनली की तरफ लेके जाए तो ज्यादा चांसेस है कि गलत होगा। समय सीमा के भीतर पूर्ण करना, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग। देखो ये वाला पार्ट दिख जाए ना, जहां विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग, बेस्ट होगा आंसर। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपका मकसद है कि बच्चा नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अलग अलग सिचुएशन में। कई बार उसको वाद विवाद में शामिल होना है तो वहां अपनी बात कह पाए, कई बार उसको कविता कहानी गानी है तो वो उस बात को अपने तरीके से कह पाए, कोई अनुभव शेयर करना है तो उस तरीके से अनुभव को अभिव्यक्त कर पाए। तो पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं है, पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, तो आपको पाठ्य पुस्तक को एक संसाधन, एक रिसोर्स मानना है, लेकिन सर्वो-सर्वा नहीं मानना, मतलब सब कुछ नहीं मानना कि भगवान नहीं है पाठ्य पुस्तक, एक संसाधन है। इसके अलावा भी आपको चीजों को इस्तेमाल करना है सिखाने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक इज ओनली अ सोर्स या फिर वन ऑफ द सोर्सेस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी एक लैंग्वेज टीचर के रूप में क्या महत्वपूर्ण है, बता दो थोड़ा सा, हम भी जान लें क्या क्या महत्वपूर्ण है जीवन में। आप ही लोगों से सीख रहे हैं। गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप सीडीपी में, अच्छा जी, धन्यवाद, बेस्ट हो। क्या लिखा है, हाँ यही लिखा है ना, हाँ धन्यवाद जी। हम सभी बेस्ट ही हैं किसी ना किसी वे में, यूनिक कह सकते हो आप। जवाब दो इसी बात पे, मजा आता है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने में, मेरे को थोड़ा गले को आराम मिल जाता है। आंसर होगा बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ और देखते हैं। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि गलती हो ही ना। बच्चों से पाठ्यपुस्तक पढ़वाना ठीक है, बट नॉट सो गुड। बच्चों से विस्तार गृही कार्य करवाना, यानी कि होमवर्क करवाएं, जी नहीं। सिंपल बात है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग, यानी अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए बच्चा, सबसे अच्छी बात है। भाषा प्रयोग बहुत अच्छा ऑप्शन है, यदि आप कभी भी कंफ्यूज हो तो आप जा सकते हैं इसके साथ, बट रटना नहीं है, क्वेश्चन को भी देखना है। आपकी दृष्टि में अभ्यास, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन करेंगे, इतने तो बनते भी हैं। अभी हमने एक आवृत्ति का नियम पढ़ा था, जिसको आप अभ्यास का नियम भी कह सकते हैं, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है, बच्चों को उत्तर देना सिखाता है। जवाब दीजिए। दीपिका कह रहे हैं संस्कृत का बेस्ट चैनल कोई, यार पता नहीं, आई थिंक संस्कृत गंगा या कुछ इस तरीके कोई एक चैनल तो है, बट मुझे नहीं पता वो क्या है, बट एक बार चेक करना, आई थिंक है। बताइए। सोशल सब्जेक्ट यार अभी तो नहीं कराएंगे, फ्यूचर में कहीं से भी पढ़ लो। अनअकैडमी पे भी कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो फ्री होती हैं, देख लो कोई टीचर अगर कराता मिल जाए तो। आपके पास आज के टाइम पे तो टैक्टिक्स होने चाहिए फ्री पढ़ने के, नहीं तो बहुत तरीके हैं। और अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं और समय बचाना है तो फिर आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स भी ले सकते हैं। तो दोनों सब, इससे ज्यादा अवेलेबिलिटी कभी थी नहीं टीचर्स की जितनी आज है, फ्री में भी और पेड में भी। बताओ एक बार, अगर इसमें भी हम सिलेक्शन ना ले पाए तो मुश्किल हो जाएगा। अभ्यास को क्या मानते हैं आप? उत्तर देना सिखाता है, भाषा के बारे में बताता है, तार्किक बनाता है, पाठ को समझने में मदद करता है। क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे, बताओ एक बार। सिंपल है, ए ऑप्शन, पाठ को समझने में मदद करेगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है बात। संस्कृत ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, क्या प्रयास होना चाहिए आपका, बताइए एक बार। आज हिंदी भाषा शिक्षक और शिक्षण के बारे में ही क्वेश्चंस हैं ज्यादातर। तार्किक होता है, लॉजिकल, रीजनिंग। सेवंथ का ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ावा देना। देखो ये भी ऑप्शन बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है कि आप जो नेचुरल उसके अंदर क्रिएटिविटी को लेकर के सहजता है उसको एक्सप्रेस करने दें। शिक्षाप्रद बाल साहित्य ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि उसकी क्रिएटिविटी को आप उभर के आने दें। और वो जो अपना करके सीखने वाला सिद्धांत था, रुचि का सिद्धांत था, जिस चीज में आप इंटरेस्ट लेते हैं ना, वहां पे आपकी कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, तर्क भी अच्छा होता है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान, वो सब भी अच्छे होते हैं। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप पढ़ाएं ऐसे कि बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग, या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अब देखो ये चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से एक भी नेगेटिव नहीं है, तो आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अनुसार बेस्ट चूज करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, है ना। जूम प्लीज, कितना जूम कराओगे यार, लो कर देंगे जूम भी, फोन को लेटा लो ऐसे। सी ऑप्शन, मतलब विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग, भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज करना सीख जाए, सबसे बेस्ट रहेगा। फिर शुद्ध तो हो ही जाएगा धीरे धीरे, मेन शुद्ध नहीं है, मेन अभिव्यक्ति पे इंपॉर्टेंस देनी है आपको कि अभिव्यक्ति अच्छी हो, एक्सप्रेशन अच्छा हो। धीरे धीरे फिर जब एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो बाकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ आलंकारिक भाषा यानी सुंदर सुंदर शब्द कह पाए ऐसा जरूरी नहीं है, और सिद्धांतों की ही समझ नहीं, सिद्धांत ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हैं कि आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बच्चा लैंग्वेज को यूज करना सीख जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, दृष्टिबाधित यानी विजुअली इंपेयर्ड, जिनको हिंदी से डर लगता था उनका हिंदी का डर भी खत्म हो गया क्योंकि बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम। पेडागोजी समझना इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पूछेगा आपने किस भाषा में पढ़ाई की थी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। बताओ, उन्हें विशेष सहानुभूति, सिंपैथी नहीं चाहिए होती, हमें टीचिंग में एम्पैथी की जरूरत होती है। वैसे क्वेश्चन में पूछा है विजुअली इंपेयर्ड, तो इनको हमें क्या करना है, कम गतिविधियां कराएंगे, ये भी गलत होगा। पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, बात तो सही लग रही है, फिर भी देख लेते हैं। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ पढ़ाते हैं आप, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होती है, तो उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, जो भी बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम को परिवर्तित किया जाता है, जो छात्रों की आवश्यकता है उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए एक बार, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स, कभी बाल साहित्य दे दिया, कभी कोई कहानी है, कोई कविता है, कुछ और है, इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीजें यदि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो क्या होगा इससे, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। आपसे 2 मिनट बात करनी है इसके बाद, क्योंकि आजकल माहौल बहुत सीरियस है और सीरियस रहेंगे तो जीवन और छोटा हो जाएगा, वैसे ही छोटा है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, जवाब दीजिए। देखो, अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा, विविध संदर्भ में बच्चा भाषा प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि उसने विविध संदर्भ मतलब कभी उसने किस्से कहानी पढ़े हैं, कभी कविता पढ़ी है, कोई उपन्यास पढ़ा है अलग अलग तरह का, तो उससे होगा क्या, उसको पता है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीजें कैसे कही जाती हैं, समझी जाती हैं, आपकी ओवरऑल समझ बेहतर होती है। सिंपल बात है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने कितने तीर मारे, मतलब कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पाए, और ये चैप्टर आपको कितना समझ आया, ये दोनों ही चीजें आप कमेंट करके बताएंगे।